दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। पिछले 4 वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दे चुका हूं, जहां पर एकदम बेसिक बताया था मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद में 3 एक्टिविटी बताई थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो तीनों ही एक्टिविटीज से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, कंप्लीट फॉर्मेट से रिलेटेड वीडियो में दे चुका हूं, जिसमें बताया था कैश फ्लो AS3 के अकॉर्डिंग कैसे इसका फॉर्मेट बनाया जाता है। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग इसमें एडजस्टमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट पर हमको ध्यान रखना होगा जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हों। और देखिए, एडजस्टमेंट जो होती है ना, एडजस्टमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाएगा जब कॉमर्स TGT PGT जैसे एग्जाम्स की बात करते हैं तब। तो आज का जो वीडियो है ये कॉमर्स के TGT PGT वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और बाकी जो इंटरमीडिएट आपका CBSE बोर्ड 12th स्टैंडर्ड और MCOM स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलमोस्ट ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है ही हैं सब के सब। तो आज हम लोग देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट क्या है। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद सिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स के वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप इसी स्टैंडर्ड में किसी में हैं जहां पर यह सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप बाद में जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में हम लोग देखेंगे एकदम सबसे पहले बात, अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है ना, रोकड़ या रोकड़ के समतुल्य। तो रोकड़ का तात्पर्य तो यहां पर कैश, जो यहां पर ये वर्ड कैश लिया गया है, इसका तात्पर्य है कैश एंड बैंक। जो इक्विवेलेंट है रोकड़ के, उनको क्या कहा जाता है? तो वो होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या उनको कहते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब है ऐसी सिक्योरिटीज जिनको हम जिस समय चाहें तुरंत उनको मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकें। जिस समय चाहें एक निश्चित मूल्य पर हम उन्हें मुद्रा में कन्वर्ट करा लें, तो उनको कहा जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रांजेक्शन्स का ही यहाँ पर लेखांकन किया जाता है, तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं साथ में। अगर बात AS, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 पर बात करें हम लोग AS3। तो AS3 मैंने आपको बताया था, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये भारत में ICAI, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इसको इशू करता है। तो जो हमारा AS3 है ये सबसे पहले 1981 में इशू किया गया था। 1981 में ये पहली बार इशू किया गया था, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है 1999 को। ओके, और उसके बाद में 1 अप्रैल 2001 से इसकी जो प्रकृति है वो मैंडेटरी हो गई है। ये मैंडेटरी नेचर का है, मतलब अनिवार्य, ये बाध्य करता है अब सब के सब व्यवसाय को कि आप इसी निश्चित फॉर्मेट में ही अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेंडमेंट नहीं पूछा जा सकता है, बहुत कम पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ याद रखें, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ये कब पहली बार निर्गमित किया गया था? तो जून 1981 में इशू किया गया था ये पहली बार, और अमेंडमेंट इसमें जो किया गया वो 1999 में किया गया था, और 1 अप्रैल 2001 या इससे बाद में जितने भी व्यवसाय प्रारंभ होंगे तो उन सब के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी नेचर का है, मतलब अनिवार्य रूप से उनको यहाँ पर दी गई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही होता है। बात क्लियर हो रही है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, मोस्टली अब हम यहाँ से एडजस्टमेंट में इंटर कर रहे हैं। जब एडजस्टमेंट करेंगे तो वहां पर देखो क्या क्या कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हमको मिलते हैं। एक ट्रांजेक्शन हमको मिलेगा इनकम टैक्स
इनकम टैक्स। अब बात आती है कि इनकम टैक्स को कहां दिखाना चाहिए। तो मुख्य रूप से इनकम टैक्स जो है ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसको वहां पर दिखाना चाहिए। जब हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो बिफोर इनकम टैक्स, और उसके बाद इनकम टैक्स माइनस करते हैं, तब यूज करते हैं कैश फ्लो और यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वहां से इसको माइनस किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर स्पष्ट रूप से कुछ कह दे, जैसे मान लो कैपिटल गेन टैक्स रेट हो, तो फिर कैपिटल गेन ये तो एसेट्स पे लगेगी, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना चाहिए। अर्थात इनकम टैक्स मुख्य रूप से तो हमारा पार्ट बनता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर ऐसा कुछ कह दे, जैसे कह दे टैक्स ऑन डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, तो फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। तो ये किसी भी एक्टिविटी में जा सकता है, ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। मुख्य रूप से कहा जाएगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये रहेगा। कभी कभी आपको क्या दिया होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा में कैश फ्लो हो गया। विदेशी मुद्रा में क्या हो गया, कैश फ्लो हो गया। देखिए विदेशी मुद्रा में अगर कैश फ्लो होता है तो उसको कैश फ्लो नहीं माना जाता, ठीक है ना। विदेशी मुद्रा में अगर कैश फ्लो हो रहा है तो उसको कैश फ्लो माना ही नहीं जाता। लेकिन चूंकि कैश का मामला है तो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो देखेंगे एक्सचेंज रेट जो होगी हमारी, सेम डे जो हमारी एक्सचेंज रेट होगी, उसके आधार पर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंडियन करेंसी में। देन इसको हम लोग अपने यहाँ लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि भारत में ये कोई व्यवहार हुआ है, कितना, 70,000 रुपीज का वो व्यवहार हुआ है, ठीक है, बात क्लियर है। 70,000 का व्यवहार हुआ है, कितने रुपए पर, तो 100 रुपए के हिसाब से वो व्यवहार हुआ है। लेकिन भारत में उस 100 रुपए की कीमत कितनी है, 200 रुपए है। जिस देश से हमारा ये मान लो अमेरिका के साथ हमारा हुआ है व्यवहार, ठीक ना, और उनकी करेंसी का रेट उस समय क्या चल रहा है, 200 रुपए चल रहा है, 100 रुपए है, और भारत में अगर उनकी करेंसी आ जाए तो उसका रेट 200 रुपए हो गया। तो ये एक्सचेंज रेट है, मतलब उनका 100 रुपए हमारे यहाँ आए तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, एक्सचेंज रेट कहेंगे। मतलब बदलेंगे तो हमको 100 रुपए फालतू देना पड़ेगा। तो वहां से हमको 70,000 मिले ना, तो वहां से 70,000 जो मिल रहे हैं वो हमारे यहाँ के कितने हो जाएंगे, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारे लिए 1,40,000 हो जाएगा। और अगर हमने उनको दिया है 70,000 तो फिर वो 35,000 ही रह जाएगा। बात क्लियर है। तो इसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। इस रेट पर इसको कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ दिखा देंगे। कहाँ दिखाएंगे, तो ये व्यवहार पर डिपेंड करेगा कि वो व्यवहार हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। जिस भी एक्टिविटी का वो व्यवहार होगा वो वहां से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन वहां पर सेटअप कर दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई है। हाँ जी सर, बात क्लियर हो रही है। अच्छा, मान लीजिए नंबर 5 पर बात करते हैं। कोई हमारा व्यवहार हुआ है जो हायर परचेज सिस्टम के आधार पर हुआ है। हायर परचेज सिस्टम बेस कोई भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है जो हायर परचेज सिस्टम बेस करता है। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, एक निश्चित डेट पर संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है और किस्तों का भुगतान धीरे धीरे सामयिक किस्तों में होता रहता है। तो ऐसी डेट में मान लो हमारा जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो मान लीजिए आप पहली जनवरी 2018 को हुआ है, ठीक है ना। 2 लाख रुपए का पेमेंट है ब्याज सहित। कितना, 2 लाख रुपए का पेमेंट है ब्याज सहित। अब वो 50,000 रुपए का पेमेंट कर रहा है, 4 किस्तों में करेगा, 50,000 रुपए की किस्तों का। तो देखो जैसे ही एग्रीमेंट होगा संपत्ति मिल जाएगी, उसका यूज हम करने लगेंगे। अब बात आती है कि पेमेंट हम कितना कर रहे हैं, 50,000 रुपए कर रहे हैं। तो उसको हम अपने यहाँ बुक्स में कैसे दिखाएं, उसको अपनी बुक्स में कैसे दिखाया जाए। तो देखो ये जो 50,000 रुपए है इसमें 2 वैल्यू हैं। 50,000 रुपए में कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो है हमारे लोन की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, लोन की वैल्यू है। और दूसरी वैल्यू है इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन की वैल्यू है। बात क्लियर है। ये लोन जो हम पे कर रहे हैं, इस लोन को पे करके हमको क्या मिला है, कोई असेट्स मिली है। क्या मिला है, कोई असेट्स मिल गई है इस लोन को पे करने से। तो असेट्स किसका पार्ट होता है, असेट्स जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे जो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, जो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है
उसमें से जो लोन वाला पार्ट है उसको कहाँ दिखाएंगे, तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। और जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इसको कहाँ दिखाएंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। बात क्लियर हो गई है। एचपीएस के आधार पर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, एचपीएस के आधार पर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसमें जो लोन की वैल्यू निकल के आएगी, इंस्टॉलमेंट में से लोन को अलग करेंगे, लोन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा और इंटरेस्ट जो है लोन पर उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे व्यवहार हो रहे हैं, कुछ ऐसे व्यवहार नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें कैश नहीं आया है। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जिनमें कैश नहीं आता, जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स परचेज करी है, एसेट्स परचेज करी है, उसके लिए हमने क्या कर दिया है, नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर ऑब्लिक डिबेंचर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। हमने कोई संपत्ति खरीदी, उसके लिए शेयर्स इशू कर दिए या डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, एसेट्स को खरीद रहे हैं, इसमें कैश कहाँ आया, कहीं आया नहीं आया, तो इनको क्या कहेंगे, ये नॉन कैश आइटम है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन कर दिया जाए। ऋण पत्रों का क्या किया जाए, अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन कर लिया जाए। परचेज एसेट्स इन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, कोई भी संपत्ति है उसको क्रेडिट में खरीद ली, उधार में खरीद लिया जाए। देखो इनमें सब में कहीं कैश आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जिनमें कैश नहीं आए, ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन है जिनमें कैश नहीं आए, तो ना तो कैश का इनफ्लो हुआ ना तो कैश का आउटफ्लो हुआ। हम लोग कैश या कैश इक्विवेलेंट में इनफ्लो या आउटफ्लो जो हुआ होता है उसी को जानने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, तभी इसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां तो कैश का फ्लो ही नहीं है, देखो कहीं पर कैश या कैश इक्विवेलेंट का फ्लो है, नहीं है। तो जब कहीं कैश का फ्लो हुआ ही नहीं है तो फिर इनको हम कहां दिखाएं, तो कहीं नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आज नहीं तो कल ये इफेक्ट डालेंगे हमारे व्यवसाय पर। जो आपने रिडेम्पशन ये किया है कन्वर्जन द्वारा, तो शेयर पर तो डिविडेंड्स आगे समय में जाने लगेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रभावी होगी, आगे होगी। अगर आपने एसेट्स खरीदी है शेयर और डिवेंचर इशू करके, तो एसेट्स की कुछ प्रोडक्टिविटी तो आपको आगे समय में मिलने लगेगी ना। बात समझ रहे हो ना। कोई एसेट्स अगर आपने क्रेडिट में खरीदी तो इन फ्यूचर कभी तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप ये व्यवहार करोगे तो कैश लगेगा। तो इस वजह से ये कैश कब व्यवहार हमने किया था उसके बदले में लग रहा है, ये हमको जानना होगा। तो अकाउंट्स टू नोट्स करके इनको अलग से कहीं पर लिख देना चाहिए। हाँ, वो जो 3 एक्टिविटी है उन 3 एक्टिविटी में ये कहीं पर दिखाया नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गई है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, अगर बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, ये भी एक नॉन कैश आइटम है, क्योंकि बोनस शेयर इशू करने पर कंपनी को मिलेगा कुछ नहीं इन कैश। कंपनी के जो पहले के प्रॉफिट है उन्हीं का कैपिटलाइजेशन करने के ऑब्जेक्ट से कंपनी अपने बोनस शेयर इशू करती है। तो बोनस शेयर के इशू करने पर कंपनी को कुछ नहीं मिलता, हाँ उसके पास से रिजर्व एंड सरप्लस चला जाता है। तो अब अगर देखो ये भी एक नॉन कैश आइटम है, लेकिन इसको दिखाना होगा, कहां दिखाना होगा, तो यहाँ पर फाइनेंस नहीं अराइज होगा, तो हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर्स नहीं दिखाएंगे, इश्यू ऑफ बोनस शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब इनका आप इशू कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आप जर्नल रिजर्व या डिविजिबल प्रॉफिट का यूज कर रहे होगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट तो आपके कम हुए हैं। तो इस वजह से इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं वहां पर इसकी वैल्यू को दिखाया जाएगा। अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट पे बात करें तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस में इसको दिखाया जाता है, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसको नहीं दिखाया जाता है। उम्मीद है ये बातें आपको भली भांति सरलता पूर्वक आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब मान लीजिए कोई हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया है, मिल गया है हमको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? ऐसा आइटम ऐसी वैल्यू, आइटम का मतलब है वैल्यू, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। कोई ऐसी वैल्यू हमको मिली हुई है
या मैंने पे करी है जिसका पहले से कोई पूर्व अनुमान नहीं था कि ये इसी वर्ष घटना घटित हो जाएगी। जैसे मान लो किसी व्यवसाय में आग लग जाए, अब आग लगने के कारण उसको नुकसान हुआ है पिछले विगत किसी वर्ष में, लेकिन जिस वर्ष हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं उस वर्ष उसको बीमा कंपनी से कंपनसेट कर दिया गया, तो देखो ये क्या हो जाएगा, उसको अमाउंट मिल रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की या किसी व्यवसाय की कोई संपत्ति जलकर नष्ट हो गई थी और संपत्ति के लिए अब उसको कंपनसेट कर दिया गया, तो अब इसको आप कहां दिखाएंगे? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जहां का पार्ट होता है वहां चला जाता है। जैसे आग में कोई संपत्ति नष्ट हुई थी, अब कंपनसेशन मिल रहा है, तो संपत्ति नष्ट हुई थी ना, ये कहां का पार्ट है? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ओके, तो कंपनसेशन मिल रहा है तो कैश इनफ्लो हो जाएगा, तो हम इनफ्लो के तौर पर उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे। मान लो बैड डेब्ट्स हमने कभी भी किसी भी प्रीवियस ईयर में उसको राइट ऑफ किया था, लेकिन अब रिकवरी हो गई, तो रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स ये कहां का पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसको अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा लेंगे। इस तरीके का अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको मिल जा रहा है या आप पे कर रहे हैं, तो देखेंगे किस एक्टिविटी से वो रिलेटेड है। जिस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा उसको वहां पर हम लोग दिखा लेंगे। चल के ध्यान रहे, जो वित्तीय प्रकृति की, जो वित्तीय फाइनेंशियल नेचर की कंपनीज होती हैं, जो फाइनेंशियल नेचर की कंपनीज होती हैं, उन सभी की सभी कंपनीज को अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेट करना होता है। फाइनेंशियल नेचर को छोड़ दीजिए तो अन्य कंपनियां इनडायरेक्ट मेथड से भी अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो या कैश यूज को कैलकुलेट कर सकती हैं। बात क्लियर हो गई है आपको? बात क्लियर है? जी हाँ सर, बात क्लियर हो गई है। बाकी जो एडजस्टमेंट मैंने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में बताई थी, वो सेम एडजस्टमेंट आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी लागू होती हैं। मान लो प्रॉफिट न दिया हो या एसेट्स पे डेप्रिसिएशन हो रहा हो, एसेट्स बिक रही हो, टैक्स का प्रोविजन 3-4 जगह दे दिया गया हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया गया हो, तो इन सब के लिए एडजस्टमेंट वही सेम की जाएंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी एडजस्टमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट में बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो एडजस्टमेंट का वीडियो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाकर के देख लीजिएगा। तो ये जो आज मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट बताई थी, उन दोनों को जब मिला लेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट बन जाएंगी। उम्मीद है एडजस्टमेंट का आज का वीडियो आपको बेहद आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने आपको पूरा बेसिक बता रखा है और इधर एडजस्टमेंट बता दिया है, और इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। तो अब आप किताब उठाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, किसी भी क्वेश्चन को उठाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन 100% सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा, मेरे इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा, मेरे फेसबुक पेज कॉमर्स विद वेदसिरा पर मुझे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। मैं अपना 100% देकर के कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको दे सकूं। साथ ही साथ हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको 2 वीडियो दूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के पहले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, 3-4 क्वेश्चन शॉर्ट में बताऊंगा और 1 क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो बता चुका हूं, आप भेजिए हमको, मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट कैसा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो जरूर किया करो मेरे भाई, और इसको शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।